और मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनके एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट को मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखा है। उन्होंने क्या कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती, डेवलपमेंट होती है। अभी आपको मैं ये जो अपने द्वारका एक्सप्रेस है हमने बनाया, जिसका आज तक ने अच्छा प्रोग्राम किया था, और टनल के अंदर भी हम गए थे। उस हाईवे की स्थिति ऐसी कि 28 किलोमीटर हाईवे था, यानी सिंगल लेन पकड़े तो 56 किलोमीटर, पर है वो 563 किलोमीटर, और डबल डेकर है, टनल भी है, ब्रिजेस भी है, स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। अब ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था, दिल्ली और हरियाणा के बीच में विवाद था, और ये मुझे एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव के एक प्रोग्राम में कहा कि 28 किलोमीटर आप जरा करा दो, तो मैंने हाँ कहा। मुझे लगा होगा 100, 150, 200 करोड़ का, ये निकला 8000 करोड़ का। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इस रोड के बाजू में कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। इतनी बिल्डिंग्स बन रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है इस रोड के आजू बाजू में कि नया गुड़गांव, दिल्ली का नया अच्छा पार्ट वहां डेवलप होना। और रियल एस्टेट में ऐसी स्थिति हुई कि एक व्यक्ति मुझे हवाई जहाज में मिले, यंग थे, अचानक मैं बिजनेस क्लास में था, वो भी थे, मेरे पैर छुए तो मैंने बोला ये मत करिए। बोले साहब आपने मेरी तकदीर को बदल दिया। मतलब मैंने क्या किया? बोले मैं एनसीएलटी में गया था, पूरा मेरा प्रोजेक्ट पूरे लंबे हो गए थे, कुछ नहीं हो रहा था, काम अधूरा अटका हुआ था। जैसा आपने द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, मुझे इतने 3 गुना रेट बढ़ गए, इतनी कीमत मिली। तो रोड से इंडस्ट्री आती है, रोड से ट्रेड बिजनेस बढ़ता है, रोड से रियल एस्टेट बनती है, रोड से स्मार्ट सिटीज बनती है, रोड से लॉजिस्टिक पार्क बनते हैं। तो डेवलपमेंट जो होती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को रोड मल्टीप्लाई करता है। तो स्वाभाविक रूप से जहाँ रोड बनते हैं वहां डेवलपमेंट होती है। अभी दिल्ली से चेन्नई हम हाईवे बना रहे हैं, जिससे 320 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी, चेन्नई, बेंगलोर, मैंगलोर, सब जगह जाएंगे। तो ये कुछ जो बड़े हाईवेज हैं, जैसे दिल्ली से चंडीगढ़ बनाना है, दिल्ली से कटरा बनाना है, दिल्ली से श्रीनगर बनाना है, श्रीनगर से जयपुर बनाना है, तो बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल टाउन, यहाँ बड़े हाईवे बनाना, ये राष्ट्रीय सरकार का काम है। तो हम वही कहते हैं। अभी देश में देखो आप, मुझे बताया जैसे 72 लाख किलोमीटर रोड लेंथ है, नेशनल हाईवे कितने हैं? 1,48,000। तो कहाँ 72 लाख और कहाँ 1,48,000? तो जहां ट्रैफिक जाम होता है, जहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है, जहां ट्रैफिक इश्यूज में ज्यादा होता है, वहां हम लोग उसको जोड़ने का काम करते हैं। अभी हमने देखा कि अब हम जब स्टेज पर आ रहे थे तब अखिलेश यादव वहां पर बैठे हुए थे, और तुरंत उन्होंने आपके सामने दरख्वास्त रख दी कि यूपी के लिए आप एक चीज बना दीजिएगा। स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स आपके पास आते हैं, मैंने सुना, जो खास करके अपोजिशन स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस होता है कि आपके पास जाएंगे तो आप उनकी बात नहीं टालेंगे। देखिए, लोकतंत्र में हम विचारधारा के आधार पर अलग अलग पार्टियां हैं, पर यह देश सबका है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स और पार्टी से ऊपर उठकर सबका है। मैं रोड का मंत्री हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि बीजेपी के सांसद के क्षेत्र में रोड बनाऊं और कांग्रेस का लगने के बाद काम बंद करूं? आखिर जनता जो है भारत की, वो वहां भी रहती है और यहां भी रहती है। तो मेरा कर्तव्य यही है कि मैं सबके लिए काम करूं। जब मैं मंत्री बनता हूं तो मैं शपथ में क्या बोलता हूं? मैं सबके साथ न्याय करूंगा, तो मैं उसी का पालन कर रहा हूं। तो मैंने कभी इसमें विकास कामों में पॉलिटिक्स नहीं किया। जो सही है वो सबका किया, जो गलत है वो अपने लोगों को भी कहा कि ये करना उचित नहीं है। पिछले 10 साल में आप शायद पहले और अकेले ऐसे मंत्री होंगे इस मंत्रिमंडल में कि जिनके पास एक ही डिपार्टमेंट पूरे 10 साल टिका रहा। नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवे का जो डिपार्टमेंट है वो आपके पास पूरे 10 साल रहा। क्या कारण है कि बाकी आपके डिपार्टमेंट्स आते जाते रहे, कम होते गए, लेकिन ये डिपार्टमेंट आपसे कोई हटा नहीं पाया? क्या कारण आपको लगता है? देखिए, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना, ये प्रधानमंत्री जी का अधिकार होता है। और जब सबसे पहली बार मंत्रिमंडल बना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब उनसे जब चर्चा हुई थी तब उन्होंने कहा था कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री ये पहले इसमें आते हैं। तो उस समय मैं पूर्व अध्यक्ष था, तो ये डिपार्टमेंट बहुत पीछे है।
तो मैंने कहा मैंने उसमें काम किया है मुंबई में, महाराष्ट्र में, तो ये अगर मुझे मिलेगा तो शायद उस अनुभव के आधार पर मैं अच्छा काम कर सकूंगा। तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस डिपार्टमेंट में काम करने का अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और पुराने अनुभव का थोड़ा उपयोग भी हुआ और काम करने की मैंने कोशिश की। पर ऐसा नहीं कि ये डिपार्टमेंट, मुझे शिपिंग एंड पोर्ट्स का मिला, जलमार्ग बनाने का मौका मिला, मैं एमएसएमई का मंत्री था, लैंड एक्विजिशन का बिल जब रूरल डेवलपमेंट का था तो मैं लैंड एक्विजिशन का रूरल डेवलपमेंट का मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। तो अनेक राज्यों में जो झगड़े थे, करीब 16-17 झगड़े मैंने उस समय निपटाने का काम किया था। जो रिवर कनेक्टिविटी के 47 DPR बनाए, और ऐसा नहीं, जहां भी मौका मिला वहां मैंने काम करने की कोशिश की। अब मेरे कार्य का मूल्यांकन आप जैसे लोग कर सकते हैं या प्रधानमंत्री जी है वो तो मूल्यांकन आपका दिख रहा है ना, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट्स के नाम लिए हुए हैं। आप मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज बने 2014 में, तब आपके साथ में शिपिंग और वाटर रिसोर्सेज भी आपको साथ में दिया गया था। उसके बाद आपको गंगा रिजुविनेशन का भी आपको मंत्रालय दिया गया था। उसके बाद एक एक करके आपके डिपार्टमेंट्स ड्रॉप कर दिए गए, उसको एक जल शक्ति डिपार्टमेंट बनाया गया। पिछली बार आपको एक एडिशनल डिपार्टमेंट दिया गया एमएसएमई का, उसके बाद फिर वो भी डिपार्टमेंट के, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो आपके पास रखा रहा। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं आपने जो इस डिपार्टमेंट में पिछले 10 साल में काम किया है वो प्रधानमंत्री को रास आया, या सरकार को लगता है कि इसी काम के भरोसे पर वो लोगों के सामने जाकर बोल पाएंगे कि हमने पिछले 10 साल में ये किया है? देखिए, सरकार में सभी मंत्री अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की परफॉर्मेंस की जब चर्चा होती है तो सभी डिपार्टमेंट की चर्चा होती है और सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनको जो जिम्मेदारी मिली उसके आधार पर वो काम करें। मैंने भी काम किया है। अब ये इसके बारे में क्यों रखा, कितने दिन रखा, ये सब बातें, आपके सवाल सही है पर गलत व्यक्ति को है। आप प्रधानमंत्री को जब बुलाएंगे तो उनसे बात करिए तो आपको बता पाएंगे। आप काफी संभल के बात कर रहे हैं, आप बेबाकी से बात करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि भाई आप सोचिए पूरे मंत्रिमंडल पे कोई ऐसा मंत्री नहीं है कि जिसके पास एक डिपार्टमेंट पूरे 10 साल तक रहा हो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैंने अच्छा काम किया या नहीं किया ये मैंने कहने के बजाय ये आप जैसे लोगों के अध्ययन में, मूल्यांकन में आते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, कुछ नंबर्स हम बता देते हैं सर फिर उसके लिए, और उसके बाद आपसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में, खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे। आप बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसके नाते भी आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ आंकड़े अगर हम सामने रखें तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर इस वक्त करीब 1200 प्रोजेक्ट्स आपके डिपार्टमेंट के अंडर है जो इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है। कुछ 15 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उस पर किया हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ में यूपीए 2 के समय जब यूपी की सरकार थी तब तक कुछ 66,590 किलोमीटर के हाईवेज हुआ करते थे, नेशनल हाईवेज। आज की स्थिति में उसकी संख्या 1,40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा की ये संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। भारत का जो रोड नेटवर्क है करीब 63.72 लाख किलोमीटर का, आप कह रहे हैं कि आप यूएस के साथ उसको मैच कर देंगे कुछ साल में, ऐसा भी आपने उसमें कहा हुआ है। ये सारी चीजें आपने पिछले 10 साल में किस तरीके से की? क्योंकि जब भी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उसमें लैंड एक्विजिशन हो या उसके लिए पैसा लाने की बात हो, उसको बनाने के पहले जो कई तरीके के एजिटेशंस होते हैं वो सारी बातें हो, कई सारी दिक्कतें इसमें होती है। कोई आसान नहीं है भारत जैसे देश में इस तरीके के प्रोजेक्ट्स करना। क्या आप अपने आप की उपलब्धि मानेंगे आपके काम की पिछले 10 साल में? क्योंकि आपको एक, जैसे मैंने कहा कि एक पूरा डिपार्टमेंट 10 साल बिना रोक टोक के चलाने को मिला है। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हिंदुस्तान का रोड नेटवर्क ये सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है और वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी का ये मिशन है, उद्देश्य है कि हम वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बने। ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही है और उसमें जब भी बात होती है तब माना जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा, कि अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें पहुंचना है तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हिस्सा होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्या आप इस बात को समझते हैं और आपको लगता है कि जितनी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए उतने तेजी से भारत में नहीं हो पा रहे हैं? आपने काफी तय भी कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे अड़चने हैं, कई सारे रोड है इसके बीच में। देखिए, कल मैं बेंगलोर में था। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का
पूरा प्रेजेंटेशन था और ऑल वर्ल्ड के लोग आए थे। पहली बार मैंने हाइड्रोजन पर चलने वाला जेसीबी लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक पर चलने वाले बड़े बड़े मशीन्स लॉन्च किए और उनका टोटल वॉल्यूम 1 लाख करोड़ का हुआ और 30 गुना राइज हुआ। अब देखो, रोड तो बनने के लिए जो मशीन लगती है उसमें 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। तो रोड बनाने से रोजगार मिला, इंजीनियर्स को मिला, स्टोन, सीमेंट, स्टील का सप्लाई हुआ, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का 3 गुना उपयोग होने लगा, उसका सेल बढ़ा और वो बनने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। तो नेचुरली इतने बड़े उसके इफेक्ट्स हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इतना बड़ा है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं मेरठ गया था तो एक जर्मनी से आया हुआ युवक मुझे मिला और उसने कहा कि मैं मेरठ का रहने वाला हूं, मैं दिल्ली में मैंने फ्लैट लिया था, पर जब आपने दिल्ली मेरठ हाईवे बना और 1 घंटे में आना जाना होता है तो मैंने दिल्ली का फ्लैट बेच दिया और मेरठ में मेरा बंगला बनाया। तो मुझे लगता है यही डेवलपमेंट ऐसी बढ़ती जाती है। अभी आपको बता, हरियाणा में अपना हरिद्वार और उत्तराखंड में मैं अभी गया था तो मुझे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि आपने इतना अच्छा रोड बना दिया कि हमारा टूरिस्ट, रिलीजियस टूरिस्ट आते हैं तीर्थाटन करने के लिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, साल भर जाने का मौका मिलेगा, मानस सरोवर जाएंगे। तो उनने कहा 3 गुना टूरिस्ट बढ़े। अब टूरिस्ट बढ़े यानी रेस्टोरेंट बढ़ेंगे, रिसोर्ट्स बढ़ेंगे, होटल्स बढ़ेंगे, कार रेंटल पे आए लोग लेंगे, बसेस सर्विस बढ़ेगी, रेलवे का बुकिंग बढ़ेगा। अब देहरादून एयरपोर्ट पे 40 हवाई जहाज रोज जाते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार से रोड, एयरपोर्ट ये सब बनने के बाद इकोनॉमी मल्टीप्लाई होती है और वही प्रयास हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा किया कि द पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट।